ओके बच्चों, तो 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कौन कौन लाइव है? चलो हाय हेलो करो। अब हाँ, यहाँ पे आप आज कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए फ्री रखा है, कोई लॉगिन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ आप सीधा देखना स्टार्ट कर सकते हो। लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी थी सबको, तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। मैं देख रहा हूँ, फोन है मेरे पास। अगर आपको लिंक मिल गया, आप मेरे को देख सकते हो, आप मेरे को सुन सकते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी। आई एम लाइव ऑन इको क्लासरूम। पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप मैसेज करो। मैं देखा हूँ आज आपको ऑनलाइन मैसेज करना अलाउ नहीं है आज के दिन। तो अगर आप मुझे कहीं पे भी सुन रहे हो, देख रहे हो, आइए लाइव आइए। ट्वेल्थ का इको क्लासरूम आपको ज्वाइन करना है। हम आज नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ओके, सो वैभवी got the link and she is online. What about other students? आपको अच्छा व्यू और अच्छी विजिबिलिटी चाहिए तो आपके मोबाइल की स्क्रीन को सबसे पहले आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। क्लिक करके नीचे फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर आपका वीडियो बीच बीच में बंद हो रहा है तो आप जो आपका स्क्रीन टाइम है या स्क्रीन सेवर टाइम है उसको नेवर कर दीजिए, ताकि कभी आपका स्क्रीन आपका साथ ना छोड़े। ये एक दो इश्यूज है, वो भी ओवर द पीरियड खत्म हो जाएंगे। कमेंटिंग फैसिलिटी भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। एवरीथिंग विल बी देयर। चलो मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ कौन कौन है ऑनलाइन। अमन, पूर्वा, दर्शन और बाकी नए स्टूडेंट्स जो सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही मुझसे जुड़े हैं, रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसे भी ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी कम मैसेज कर सकते हो मुझे अगर आप सुन रहे हो तो। कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलो, आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स की नोट डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए आपको जाना है download.dineshwadera.com पे या www.dineshwadera.com पे जाइए आप। dineshwadera.com पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करके, आप उस पर क्लिक कीजिए। 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप 12th कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हो, आपको एक नया विंडो ओपन होगा जहां पे आपको कॉमर्स 12th दिखाई देगा। कॉमर्स 12th में आपको वन बाय वन सिलेक्ट करते हुए जाना है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप अगर सिलेक्ट करते हो तो इकोनॉमिक्स में दो ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन पेपर और टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने के बाद आपको इंग्लिश मीडियम का ही है, अभी बाजू में एक एरो दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के आगे इकोनॉमिक्स 12th कॉमर्स 2020 एडिशन इंग्लिश पीडीएफ लिखा हुआ है। उसके बाजू में एक डाउन एरो है, ये वाला। इस एरो को आपको टिक करना है, उसको ओपन नहीं करना है। ओपन करोगे तो आपका पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे खुलेगा, और अगर आप इसको टिक करते हो तो आपका एक पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक। तो आपने, उम्मीद करता हूँ सबने टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर रखा है। अगर टेक्स्ट बुक डाउनलोड है तो ओपन कीजिए और आइए अपने स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अपन इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 आज पहला लेक्चर है। अकाउंट का एक चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। नए चैप्टर को पढ़ने का समय आ चुका है। ठीक है गाइस, तो मैं आगे बढ़ूं, मेन सिलेबस को स्टार्ट करूं। चलो लेट्स मूव अहेड। पहले सिलेबस को समझते, इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। बहुत छोटा सा है। 114 पेजेस की टेक्स्ट बुक है। सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज में 114 पेजेस है इसके, पीडीएफ के।
उसमें भी ढेर सारे पेजेस तो यही है, कवर पेज है, उसका इंट्रोडक्शन है, प्लेज है, एवरीबडी इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, इंडिया इज माय कंट्री, नेशनल एंथम है अपना, प्रीफेस दिया हुआ है, बाद में क्या दिया है भगवान जाने, इन लोगों ने बहुत सारा भाषण लिखा है, टीचर्स लोगों के लिए ज्ञान दिया है। कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सॉफ्ट कॉपी का, पीडीएफ का पेज नंबर 9 आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। इसमें कुल मिला के 10 चैप्टर है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था ओवरव्यू ऑफ 12th सिलेबस में, उसमें भी मैंने बताया था कौन से सब्जेक्ट में कितना है। काफी हिट भी हुआ, 1000 प्लस व्यूज उसके हो चुके हैं यूट्यूब पर। आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिए उसको, और देख लिया तो अच्छी बात है, मैं फिर से बता देता हूँ। कुल मिला के 10 चैप्टर है अपने को 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट के लिए। फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, सबसे छोटा सब्जेक्ट है, एकदम अच्छे से मार्क देने वाला सब्जेक्ट है, रिस्क लेने का नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड में, वहीं से आगे शुरुआत करेंगे तो सबको थोड़ी थोड़ी कल्पना है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया है, जिसका नाम इन्होंने दिया यूटिलिटी एनालिसिस। फिर है डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड नाम का ही चैप्टर है, पर 3A और 3B ऐसे दो चैप्टर में इसको बाइफरगेट किया है इन्होंने। फिर अगला चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस। डिमांड सप्लाई वर्ड आपने सुने होंगे, अब थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे इसको, डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। बहुत आसान है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ढेर सारे मार्क्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, और आप बोलोगे कि माय फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जल्दी से पढ़ाई हो जाती, चालू भी होता, खत्म भी होता, स्कोरिंग भी है, बराबर है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई, जहां पे दोनों लोग इकट्ठा होते हैं, डिमांड वाले खरीदते हैं, सप्लाई वाले बेचते हैं, तो जहां लोग खरीदते बेचते हैं उनका मिल के बनता है मार्केट। तो कितने प्रकार के लोग होते हैं डिमांड जो कर सकते हैं अलग अलग, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो सप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के किस तरह से डिमांड और सप्लाई होता है, मतलब माल को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, मतलब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मार्केट की। तो दिस इज 1 2 3 4 5 चैप्टर इज ऑल अबाउट द कोर MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है। फिर आपका अगला चैप्टर है 6th इंडेक्स नंबर्स। ये मैक्रो MACRO का पार्ट है और साथ ही साथ एक स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट है। तो जनरली बाकी सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स में रहता है इंडेक्स नंबर, बहुत इजी है, न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं, इस पे कर लेंगे हम। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे अपन, उसके लिए आपको 4 चैप्टर दिए। पहला है 7 चैप्टर नेशनल इनकम, अच्छा है, आसान है। फिर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8 नंबर का चैप्टर, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 9th चैप्टर, और 10th चैप्टर है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, और उसके बाद ग्लोसरी दी है जो 11th में भी रहा करती थी। तो आ जाइए पहले चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। शुरुआत में देखिए लेट्स रिकॉल से कुछ शुरुआत हो रही है। लेट्स रिकॉल, पता नहीं ये लोग आपसे क्या रिकॉल करवाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है ना, उसको रिकॉल करने की क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था। तो क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड क्लास 11 द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। हाँ कि ना बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, पर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एग्जाम से पहले उसको रटा भी था, पर फर्स्ट सेमिस्टर कॉलेज में हुआ भी था, पर सेकंड सेमिस्टर हो नहीं पाया। तो ये फर्स्ट सेमिस्टर में था अपने को, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये नीचे एक फैक्ट्री बना के दी है आपको। आमतौर पे हम पैसों की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को दो दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। मैं बात करता हूं, अगर आप एक अच्छे अर्थशास्त्री की तरह
बातें करना स्टार्ट करो किसी व्यक्ति के साथ या किसी इंसान के साथ, तो आपके बातों में क्या क्या बातें आएंगी बताइए मुझे। एक तो हो सकता है कि आप पढ़ लिख लिए, एकदम क्वालिफाइड बन गए और किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या खुद का एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपके सामने कौन सी आर्थिक समस्याएं आएगी जिस पे आप चर्चा करोगे या डिस्कस करोगे। हो सकता है आप आपके दोस्त को या अपने कलीग्स को या अपने स्टाफ के सामने एक मुद्दा रखो, यार ये कोरोना की वजह से बिजनेस बंद पड़ा है, बहुत माल है अपने पास पर हम बेच नहीं पा रहे, यार अपने बिजनेस का बहुत नुकसान हो रहा है। किसकी बात कर रहे हो आप? अपने बिजनेस की, मेरे बिजनेस की। मेरा प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास माल बहुत है और मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूं, या मार्केट में माल जा नहीं रहा है, या मेरे माल की कोई डिमांड नहीं है। मैं रेस्टोरेंट चलाता था, यार रेस्टोरेंट पे तो बंद करके रखा है लोगों ने, अब चालू भी कर लिया तो लोग आएंगे नहीं भीड़ भाड़ में खाने के लिए। आगे क्या करेंगे? लॉकडाउन खुलता है तो क्या करेंगे? मेरे पास जो माल पड़ा है उसको कैसे बेचूं? या मेरे पास अगर माल नहीं है पर मेरे पास डिमांड है, लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, है क्या सर माल, और मैं उनको बोल रहा हूँ यार गाड़ियां नहीं आ रही तो माल नहीं आ रही। मतलब मैं मेरे बिजनेस में अलग अलग प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं और अब मुझे मेरे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढनी है। तो मैं मेरे मेरे बिजनेस के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास माल ज्यादा है या मेरे पास माल नहीं है, या मेरे पास माल नहीं आ रहा, या मेरे पास सप्लाई नहीं है, या मेरे पास मेरे माल की डिमांड नहीं है, या मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है, मेरा मुनाफा कम होता जा रहा है, या मेरा मुनाफा बढ़ रहा है पर उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। ये सब एक्चुअल रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम इंसान फेस करता है वही सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे सारा का सारा मेरा फोकस, मेरी डिस्कशन का फोकस मेरे बिजनेस पे, एक यूनिट पे। अब कुछ लोग थोड़े अलग होते हैं, कैजुअली आप बैठ गए घर पे एक अलग ही डिस्कशन चालू हो गया, यार कैसा होगा इस देश का, बिजनेस नहीं हो रहा है, किसान कितने प्रॉब्लम में है, उनके खेतों में अनाज निकला है पर वो बेच नहीं सक रहे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, मार्केट बंद है। बहुत सारे किसानों के पास इतनी सब्जियां है वो ला नहीं पा रहे शहरों में बेचने के लिए, सड़ रहा है, उनको फेंक देना पड़ रहा। सारे किसान दुखी है, सारे किसान दुखी है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की सैलरी नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा। दुनिया का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? आप देखो, आप आपकी जॉब जा रही इसकी फिक्र नहीं कर रहे, आप बोल रहे सबकी जॉब जा रही, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप बोलते कि मेरी जॉब खतरे में है तो आप माइक्रो अपनी बात कर रहे हो, और आप सबकी बात कर रहे हो तो आप मैक्रो की बात कर रहे हो। तो माइक्रो और मैक्रो में फर्क है। तो जब मैं पहली बार में डिस्कशन कर रहा था ना मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके मेरे इंडिविजुअल यूनिट के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। और अगर मैं पूरे देश के प्रॉब्लम, अब देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे उद्धव जी ठाकरे। ये उनका प्रॉब्लम है पूरे महाराष्ट्र की प्रॉब्लम सॉल्व करना या पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो हमारे हाथ में नहीं है। और उनके लिए भी तो अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरा परेशान है कि देश की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है, देश का जीडीपी कम हो रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम भी तो है, उनको भी तो सॉल्व करने। पर कुछ प्रॉब्लम आपके है इंडिविजुअली, आपके बिजनेस में है, आपकी इंडस्ट्री में है। तो जब आप एक यूनिट की बात करते हो तो आप बात करते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, पर आप सबकी बात करते हो, किसान को भी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री वालों को भी प्रॉब्लम है, टीचर्स लोगों को भी प्रॉब्लम है, ट्यूशन नहीं ले पा रहे, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे तो फ्री में पढ़ा रहे, उनको भी पैसा नहीं आ रहा, हालांकि खर्चा उनको भी लग रहा है लाखों रुपए का। तो पर सब टीचर की बात हो रही है, सब इंडस्ट्री की बात हो रही है, सब फैक्ट्रियों की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, तो बात हो रही है मैक्रो लेवल पे। तो बड़े मायने में बात करना, बड़े लेवल पे बात करना, इसको हम बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो MACRO। और एक यूनिट की बात करना, इसको हम बात बोलते हैं माइक्रो। तो रियल लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे और बिजनेस हैंडल करोगे तो आपके सामने ढेर सारी समस्याएं आएंगी, वो माइक्रो लेवल की भी होगी, मैक्रो लेवल की भी होगी। माइक्रो आपकी समस्या आप ही को हल करनी है, मैक्रो लेवल की समस्या है, जनरली सरकार की समस्या होती है, देश की समस्या होती है, उनसे सरकार निपटती है। पर वो समस्या है क्या, उसको समझना चाहिए, उसको समझने के बाद उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो हम पढ़ना चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है। चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1। फिर इंट्रोडक्शन में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आज
आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो एंगल से देखना पड़ता है। द टर्म MACRO माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है आपको। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है था जिसको प्रोनाउंस किया जाता था माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल और ए मिलियंथ पार्ट, छोटा हिस्सा। तो जैसे पूरे देश के बेरोजगारों में आप बेरोजगार हो, ये आप एक छोटा हिस्सा होता, आपकी बेरोजगारी कैसे दूर करोगे आप? ये आपकी जो समस्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और पूरे देश में लोग बेरोजगार है, तो पूरे देश की बेरोजगारी को कैसे ठीक किया जाए, ये मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल या बहुत सारे लाखों करोड़ों में से एक हिस्सा, मिलियंथ ऑफ पार्ट। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड में से आया है, मैक्रोस में से उसका डिराइवेशन हुआ है, विच मीन्स लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा। These terms were contained by Norwegian economist Ranger Frisch of Oslo University in 1933। तो 1933 तक इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट में ही पढ़ा जाता था। और फिर हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ते वो इतना वास्ट सब्जेक्ट बन गया कि लोग कंफ्यूज होने लगे कि इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। फिर लोगों को लगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा सब्जेक्ट बन गया, इसको दो हिस्सों में बांट दो। ऐसा सोचने वाले पहले इंसान जो थे वो ऑस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जो नॉर्वे देश के रहने वाले थे, और उनका नाम था रैगनर फ्रिश। उन्होंने 1933 में दुनिया को बताया कि मेरा सुझाव है इकोनॉमिक्स जैसे बड़े सब्जेक्ट को एक साथ ना पढ़ते हुए हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। आगे क्या लिखा है, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सही ऑप्शन आप चुनना, या वन लाइनर में भी आएगा 1 मार्क के लिए, माइक्रो और मैक्रो। अब रैगनर एंटोन किटिल फ्रिश, भयंकर वाला अजीब नाम है इसका, इन अर्थशास्त्री का, इनके बारे में कुछ जानकारी अपने को दी है फॉर जनरल नॉलेज। 1895 में पैदा हुए और 1973 में इस दुनिया को जिन्होंने अलविदा कहा, ऐसे नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट वाज अ जॉइंट विनर विथ जैन टिम्बरगन of the first Nobel Prize for Economics in 1969। पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, साइंस के लिए दिया जाता था, बायोलॉजी के लिए दिया जाता था, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता था, पर दुनिया को लगा कि भाई कॉमर्स पढ़ने वाले भी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस दुनिया की तरक्की में। तो पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में, और हमारे माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो ब्रांच बताने वाले रैगनर फ्रिश के साथ जैन टिनबर्गन, इनको 1969 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बहुत बड़ा प्राइज होता है मित्रों, नोबेल प्राइज जितना आसान बात नहीं है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन आपको होना चाहिए। ही वॉज ए पायोनियर इकोनोमेट्रिक्स, the application of mathematical model and statistical technique to economic data। वर्ड देखो क्या यूज हुआ है, ये इकोनॉमिस्ट तो थे, अर्थशास्त्री थे, साथ में ये इकोनोमेट्रिशियन भी थे। इकोनोमेट्रिशियन, इकोनॉमिक्स प्लस मेट्रिक्स, मेट्रिक्स मतलब क्या, मैथमेटिक्स। तो जहां पे इकोनॉमिक्स की थ्योरी को मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल के साथ मिक्स करके एक मॉडल बनाया जाता है, या एक बातें दुनिया को समझाई जाती है आंकड़ों के साथ, कैलकुलेशन के साथ, गिनतियों के साथ, तो उसमें इकोनॉमिक्स तो होता है, साथ साथ में मैथमेटिक्स भी होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट आता ही आता है, मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, इसलिए तो आपको 11th में भी था पार्टीशन वैल्यू, 12th में भी है इंडेक्स नंबर। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री को सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी अच्छा नॉलेज होना
चाहिए। और इसीलिए तो कॉमर्स में भी 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है। अगर आप एसपी नहीं लेना चाहते तो आपको ऑप्शन में मैथमेटिक्स मिलता है। तो आपको आपके कॉलेज में इंक्वायरी करनी है कि क्या वो कॉलेज आपको ये ऑप्शन अलाउ करता है या नहीं करता है। तो अच्छी बात है। मैं तो हमेशा बोलूंगा कि जिसको भविष्य में आगे अच्छी पढ़ाई करनी है उसने मैथ्स हमेशा लेना, मैथ बहुत जरूरी है। आगे देखो, तो इन्होंने इकोनोमेट्रिक्स पे कमांड पाई थी, इसके बारे में दुनिया को बताया। इकोनॉमिक डाटा और थेरीज को इन्होंने मिक्स किया मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और मॉडल्स के साथ। ही कॉइंड मेनी इकोनॉमिक टर्म, वर्ड यूज हुआ है कॉइंड, COIND, कॉइंड। कॉइंड मतलब क्या रहता है? सिक्का उछालना। तो पहले दुनिया को बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म के बारे में पता ही नहीं था, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो। ये बात इन्होंने पहली बार दुनिया को बताई और सबको अच्छा लगा, बोले हाँ 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 मान गए हम। आज से इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसको खुद के बिजनेस की, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, खुद का फाइनेंस, खुद का वेल्थ बढ़ाना है वो माइक्रो को पढ़ो। जिसको दुनिया की फिक्र है, देश को आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, दुनिया को आगे लेके जाना है, ऐसे लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। उसके समस्याओं को समझो और सॉल्व करने के रास्ते ढूंढो। इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकिल, तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इस आर्टिकल का नाम था बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल भी एक पढ़ाई का हिस्सा है, अपने आगे पढ़ेंगे। फिश, फिश ही पढ़ेंगे, फिश मतलब मच्छी, वैसा ही प्रोनाउंसिएशन होता है उसका। Likely to the first person to have referred to the study of individual firm and producer as microeconomics. Moreover, he referred the study of aggregate economy as macroeconomics. तो इन्होंने दो वर्ड यूज किए। स्टडी, स्टडी मतलब समस्याओं को समझना, पढ़ना और उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। स्टडी अगर आप करते हो इंडिविजुअल फर्म की और प्रोड्यूसर की, एक बिजनेस की या एक माल बनाने वाले व्यक्ति की, तो आप बात कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मोरेओवर ही रेफर्ड द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिनट और चालू रखना, मैं आपको और अच्छे विजुअल्स देता हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो आपको एक हाथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा इसी को बहुत बड़े लेटर्स में हाईलाइट करके दिखाता हूं। अगले टॉपिक पे आते हैं। यू शुड नो लिखा है इन्होंने, वॉट वी शुड नो, कुछ बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए। वॉट वी शुड नो, ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई ना, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट। जब दुनिया को प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी थी ना इकोनॉमिक्स को, तो अब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेगा कि दुनिया की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेगा? खुद की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस पहले डेवलप किया गया, फिर माइक्रो का नंबर आया। लोगों ने खुद के बारे में पहले सोचा, दुनिया की फिक्र बाद में की। इट इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच। Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics. एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने क्या बोला था? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं हम इसको। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आपको अमीर बनना है तो बोला था उसने, बोला था कि देश को अमीर बनाने जा रहा हूं मैं, नहीं, आपको अमीर बनना है। तो ये जो माइक्रो है ना, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमारे पूर्वजों से ट्रेडिशनली हम पढ़ते आ रहे हैं अपने समस्याओं को सॉल्व करने के इकोनॉमिक तरीके। इसमें एडम स्मिथ है, माइक्रो इकोनॉमिस्ट है। डेविड रिकार्डो थे, ये भी माइक्रो इकोनॉमिस्ट थे। और JS मिल्स नाम के अर्थशास्त्री थे, ये काफी पुराने अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल हमारे रैगनर के पहले हो चुके थे। इन्होंने पहले से ही आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स के सहारे से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सिखाने की और समझाने की क्या की है, कोशिश की है। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल, क्लासिकल मतलब एकदम पहले के, एकदम स्टार्टिंग के। न्यू क्लासिकल मतलब थोड़े से जो उसके
बाद में आए उनकी बात हो रही है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था इसको बाद में पॉपुलर किया गया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, थोड़े से पुराने जमाने के बाद वाले। उसमें कौन आया फिर? एडम स्मिथ के बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, 11th में अपन इनके बारे में पढ़े थे। उसके बाद आए इन हिज बुक्स, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन 1890। ये सब हिस्ट्री अपन पढ़ चुके हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, काफी ट्रेडिशनल और पुराना सब्जेक्ट है। पहले जमाने से लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं। अदर इकोनॉमिक्स लाइक प्रोफेसर पिगू, तो न्यू क्लासिकल मतलब बीच वाले, एकदम मॉडर्न भी नहीं और एकदम पुराने भी नहीं। इसमें थे अल्फ्रेड मार्शल, उसके बाद थे प्रोफेसर एसी पिगू, इनका पूरा नाम था ए फॉर एप्पल, सी फॉर चेन्नई, एसी पिगू। जे आर हिक्स, उसके बाद थे प्रोफेसर सैमुअलसन, ए सैमुअलसन के नाम से भी जाना जाता है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन, तो मिस्टर रॉबिन्सन की वाइफ मिसेस जॉन रॉबिन्सन, एक्सेट्रा have also contributed to the development of microeconomics। तो आज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 में, ये एकदम आज ही लिखी गई हुई चीजें नहीं है। इसका तो सिर्फ बाइफर्केशन किया बाद में, क्योंकि काफी किताबें हो चुकी थी। कुछ किताबें मार्शल ने लिखी थी, कुछ एडम स्मिथ ने लिखी थी, कुछ रिकार्डो ने लिखी थी, कुछ मार्शल ने लिखी थी, कुछ पिगू ने लिखी थी, हिक्स ने लिखी थी। उसके बाद मैक्रो वाले भी बहुत सारे ऑथर आए, उन्होंने भी 15-16वें शतक से 16-17 सेंचुरी से बहुत सारी किताबें लिखी थी। और 1933 आते आते एक इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का इतना बड़ा बंच बन चुका था कि लोगों के लिए कठिन हो गया था कि क्या पढ़े और क्या ना। फिर जो अपने रैगनर साहब थे, रैगनर साहब ने बोला कि हर किसी को हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको या तो माइक्रो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो देश की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़िए, जो लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा, रिकार्डो के द्वारा, मिल्स के द्वारा, पिगू के द्वारा, सैमुअलसन के द्वारा, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। इनकी लिखी हुई किताबें पढ़ो, ये आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता बताएगी। मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लिखी गई किताबें हैं। और फिर जिनको दुनिया देश की समस्याओं से निपटना है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आप माइक्रो के चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा सीधा MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना चालू कर दो। तो फिर देखो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में भी प्रोफेसर रैगनर से पहले ही लोग लिखते आए, और बाद में वो खिचड़ी हो गई थी, इसलिए रैगनर ने अलग अलग कर दिया, माइक्रो अलग और मैक्रो अलग। तो देखो ना, एक फैक्ट्री में डिमांड घट गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, माल नहीं बिक रहा, लॉस में जा रहा है, इस प्रॉब्लम का मोदी जी को क्या लेना देना? तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। उसने पढ़नी वो किताबें माइक्रो की और अपने प्रॉब्लम को क्या करने का, सॉल्व करने का। और भाई पूरे देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, सारी इकोनॉमी और GDP डाउन जा रहा है। अब क्या होगा? ये मैक्रो प्रॉब्लम है, पूरे देश की समस्या है। ये पढ़ेंगे मोदी जी इन किताबों को और इन समस्याओं का क्या निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। तो हिस्टोरिकल रिव्यू देखते हैं अपन मैक्रो MACRO इकोनॉमिक्स का। देखो क्या लिखा है। Macroeconomics did exist in the past before the evaluation of micro। भैया इंसानों को अमीर बनाने से पहले आप अपने राज्यों को, देश को, राष्ट्र को, राजा महाराजा अमीर बनाते थे। तो माइक्रो से पहले से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट चलता आ रहा है। आपने देखा होगा ना, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, हर कोई राजा अपने पूरे देश को दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा अमीर बनाना चाहता था। तो पूरे देश की समस्याओं को लोग सॉल्व करते थे। तो माइक्रो से भी पहले से मैक्रो इकोनॉमिक्स लोग पढ़ते आ रहे, समझते आ रहे। हालांकि तब लोगों को ये नहीं पता था कि इसको माइक्रो बोलते हैं और इसको मैक्रो बोलते हैं। ऐसा करना ये 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी के रैगनर फिंच ने बताया हमें। फिर देखो क्या लिखा है। माइक्रो की तो हिस्ट्री पढ़ ली, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, हिग्स, सैमुअलसन, जॉन रॉबिन्सन, पिगू, बहुत सारे लोगों ने माइक्रो के बारे में लिखा था और वो गुजर भी चुके थे रैगनर के आने तक। उससे भी पहले से 16th एंड 17th सेंचुरी में क्या लिखा है। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी फॉलोअर्स ऑफ मर्केंटाइलिस्ट, एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, एक व्यापारियों का ग्रुप था जो ब्रिटेन में काम करता था, एडवोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट विच वेर बेस्ड ऑन द मैक्रो अप्रोच। तो सरकार तो पहले से ही रही थी, पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, तो राजे महाराजे हुआ करते थे, ब्रिटेन में रानी हुआ करती थी।
आज हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स है मॉडर्न इराज में। पहले ही कुछ बिजनेसमैन ने ग्रुप बनाया और सरकार को मिले कि भाई सब सब बिजनेस की भलाई के लिए, सारे बिजनेस की भलाई के लिए और इस देश की भलाई के लिए हमें क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, ये बात उन्होंने अपने सरकार को बताई। अब सरकार कदम एक बिजनेसमैन के लिए उठा रही है कि सारे बिजनेसमैन के लिए उठा रही है? सारे बिजनेसमैन के लिए उठा रही है। तो इन्होंने क्या कहा, इन 18th सेंचुरी साइकोक्रेट्स फ्रेंच थिंकर tried to analyze the concept of national income and wealth। फिर और एक थिंकर थे फ्रांस के, उन्होंने 18th सेंचुरी में एक किताब लिखी या कुछ भाषण दिए जो ये देखना चाहते थे कि नेशनल इनकम क्या चीज होती है। तो लोगों को लगा नेशनल इनकम अजीब चीज है। तो आज हम बात करते हैं ना, चाइना का जीडीपी हमारे से ज्यादा है, तो हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो इसी का मतलब है कि चाइना का जीडीपी हमसे ज्यादा है, मतलब चाइना का नेशनल इनकम हमसे ज्यादा है। वेल्थ की बात कर रहे हैं, मतलब चाइना की वेल्थ हमसे ज्यादा है। और पूरे देश की वेल्थ और पूरे देश की इनकम गिनना कोई मामूली बात थोड़ी है। आप आपकी इनकम गिन सकते हो, मैं मेरी इनकम गिन सकता हूँ, मैं मेरी वेल्थ गिन सकता, आप आपकी वेल्थ गिन सकते हैं, पर इंडिविजुअल और माइक्रो लेवल पे नहीं करना। पूरे देश में कितनी वेल्थ है और पूरे देश का कितना इनकम है, ये कुछ लोग गिनने की और समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी कोशिश पहली बार किसने की थी, एक फ्रेंच थिंकर ने की थी। और उसके बाद इवन द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड जेएस मिल डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। और उसके बाद जो पुराने इकोनॉमिस्ट हुए, इन लोगों ने भी नेशनल, देश की इनकम, देश की वेल्थ के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो उनकी जो किताबें थी ना, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, मिल्स की, ये खिचड़ी थी, मिक्सचर था, इसमें माइक्रो भी था, मैक्रो भी था। और पूरा बुक पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि ये मेरे काम की चीजें नहीं है, ये सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार सॉल्व करेगी, देश की प्रॉब्लम है। और कहीं आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे बस की बात है, मेरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है। तो एक ही बुक में माइक्रो भी लिखा था, मैक्रो भी लिखा था, पर वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो रैगनर ने 1933 में उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, माइक्रो को अलग और मैक्रो को अलग। बट देयर मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विद द मैक्रो एनालिसिस। तो ये यहाँ पे भी लिखा है, पुराने लोगों ने जो पुरानी किताबें लिखी थी, ये दो मेन ब्रांच तो बाद में पता चली अपने को, माइक्रो और मैक्रो। उससे पहले जो पुराने लोग थे ना, साथ साथ सभी लिखते थे, माइक्रो की प्रॉब्लम्स भी लिखते थे, उसका सॉल्यूशन भी बताते थे, माइक्रो प्रॉब्लम भी लिखते थे और उसका सॉल्यूशन भी बताते थे। थर्स माइक्रो एनालिसिस रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था? तो आज देखो हम बोलते हैं कि कोरोना की वजह से बिजनेस धंधे बंद है, तो मार्केट एकदम स्लो हो चुका है, लोगों की इनकम कम हो चुकी है, प्रोडक्शन कम हो चुका है, एक्सपेंडिचर पावर और स्पेंडिंग पावर लोगों की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये सारी जो समस्याएं आई है ना दुनिया में, ऐसी ही समस्याएं आई थी 1930 में, जिसको नाम दिया गया है ग्रेट डिप्रेशन। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से दुनिया भर में ऐसी स्थिति आई थी, लॉकडाउन हो चुके थे लोग अब अपने घरों में, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कोरोना तो नहीं था, पर कहां से किसके सर पे बम आके गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तब तक लोग बहुत पढ़ते थे माइक्रो को, कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, धंधे को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे कैसे कमाए जाए। और बहुत सारे लोगों का लिखा हुआ माइक्रो थ्योरी 1930 तक बहुत फेमस हो चुका था। उसके बाद क्या लिखा है, Maynard Keynes published his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। फिर एक अलग ही बुक आई। अब देखो, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना 1930 का, तो प्रॉब्लम एक व्यक्ति का रहा ही नहीं था कि मेरा धंधा डूब गया, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे को लॉस हो रहा, मेरा माल नहीं बिक रहा। अब डिप्रेशन के बाद ना ये सारी दुनिया की समस्या बन चुकी थी, हमारा माल नहीं बिक रहा, पूरे देश का इनकम कम हो चुका है, देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे देश समस्याओं का सामना कर रहा है, एंड सो ऑन। तो अब प्रॉब्लम एक व्यक्ति की नहीं रही, अब प्रॉब्लम हो चुकी थी पूरे दुनिया की, पूरे देश की। तब जब ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था दुनिया एक 1930 में, तब उसके 5-6 साल बाद रिसर्च करके
मेनार्ड केन्स, इसका पूरा नाम था लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। इसने एक बुक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें इसने एक बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये नहीं बताया, बल्कि पूरे देश में जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, उसको कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में कमेंट किया था। केन्स यूज द मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब समस्या एक की नहीं रही थी, समस्या सबकी हो चुकी है। आज भारत में भी यही प्रॉब्लम है, पगार नहीं हो रहा, जॉब नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं रही, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रही, ये हम सबकी प्रॉब्लम, ये देश की प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माइक्रो लेवल पे निकलेगा ही नहीं, इसका सॉल्यूशन मैक्रो लेवल पे ही निकालना पड़ेगा। और कैसे, यही तो पढ़ेंगे अपन इस सब्जेक्ट में, माइक्रो में और मैक्रो में। तो एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम याद कर लो, 1936 में लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स ने, बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरली अब एम्प्लॉयमेंट लोगों का कम हो चुका है, तो कैसे बढ़ाया जाए, कम हुआ तो क्यों हुआ, और वापस लोगों को रोजगार देना है तो क्या करना चाहिए, इस बुक में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करने से कैसे थमी हुई अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। मनी, लोगों के पास पैसा तो है नहीं क्योंकि धंधा ही खत्म हो गया, तो क्या पैसा छाप के लोगों को दिया जाए खर्च करने के लिए, या क्या किया जाए। ये बहुत सारी बातें बताई इसने कि पूरे देश को समस्या से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इस बुक में जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो आई थी 1936 में। केन्स ने यूज किया मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, पूरे देश की और दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच था इसमें। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच गोज टू लॉर्ड केन्स। तो जिस तरह से पहली बार सब देश की समस्या सुलझाने का जो क्रेडिट है ना, और अच्छे अच्छे उपाय जो बुक के माध्यम से बताए, इसका पूरा क्रेडिट लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स को दिया जाता है और दुनिया इस चीज को मान्य करती है। बिसाइड केन्स, माल्थस, विक्सेल, वॉलरस, आयरविंग फिशर, ये भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिखा अपने देश की सरकारों के समस्या के बारे में, दुनिया की बेरोजगारी की, महंगाई की, घटते जीडीपी की, घटते नेशनल इनकम की समस्याओं के बारे में। इन लोगों का भी नाम लिया जाना चाहिए केन्स के साथ साथ में, जो थे माल्थस, विक्सेल, वॉलरस, आइविन फिशर एंड अदर इकोनॉमिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर इनकी किताबें पढ़ के दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। इन्होंने उपाय बताए, सरकारों को उपाय बताए कि क्या करना चाहिए आपको पूरे देश को समस्या से निकालने के लिए। तो वो सब्जेक्ट अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट बन के आगे बढ़ा जिसका नाम था मैक्रो। तो इस पूरे सिलेबस में पहले 5 चैप्टर है आपको माइक्रो पे और अगले 5 चैप्टर है मैक्रो पे। उस चैप्टर्स में आपको समस्याएं भी सीखने को मिलेगी और उस समस्याओं का समाधान भी सीखने को मिलेगा। कल से अपन और कंटिन्यू करेंगे dineshwadera.com पर फर्दर हमारी स्टडीज के साथ। तो जो लोग लेट आए उनको मैं बता देता हूं, अगर आपकी स्क्रीन बीच बीच में बंद होती तो सेटिंग में जाके जो स्क्रीन सेवर रहता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक हो जाती है 1 मिनट बाद, उसको नेवर कर दीजिए। तो अगर आप उंगलियां नहीं कर रहे हो स्क्रीन पे, तो आपका वीडियो अगर रुक जाता है तो आप नेवर करोगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। डेटा अपने फोन में बढ़ा लीजिए। अगर हाई क्वालिटी, हाई वॉइस, अच्छे रिजोल्यूशन के साथ घर पे बैठ के अच्छे वीडियोस देखने हैं तो अच्छा अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास होना चाहिए। और यही फ्यूचर है बेटा, नियर फ्यूचर में बिल्कुल जल्दी में स्कूल कॉलेजेस चालू होंगे, ट्यूशन चालू होंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। हो जाए तो आप सब लोग आ जाना क्लास में, यहीं पढ़ेंगे अपन। पर नहीं हुआ फिर भी हम सिलेबस को फिनिश करेंगे और नवंबर एंड तक सारे सब्जेक्ट, अकाउंट, एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट हम फिनिश करके टेस्ट सीरीज भी लेंगे। सब ऑनलाइन में आपको पूरा सपोर्ट दूंगा, सब कुछ। अभी लेक्चर फ्री है पर ये हमेशा फ्री रहेंगे नहीं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको dineshwadera.com पे ऑनलाइन जाना है, पेमेंट करना है, अपना सब्सक्रिप्शन लेना है और तभी आप आगे के लेक्चर्स देख पाओगे। पर जब तक फ्री है आप dineshwadera.com पे फ्रीली देख सकते हो। कल मिलेंगे मित्रों इसी चैनल पे। अगर किसी किसी को, आपके दोस्तों को ये लिंक नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट डेली यूट्यूब पे ही देख रहे थे, उनको dineshwadera.com की लिंक शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप पे मैंने डाला है क्लासरूम, इको की क्लासरूम में इको चलेगा, अकाउंट की क्लासरूम में अकाउंट चलेगा, ओसीएम की क्लासरूम में ओसीएम चलेगा।
कल मिलते हैं फिर से इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।